नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। कोरोना की वजह से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब रिजल्ट को लेकर बनी 13 सदस्यीय कमेटी आज सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी की इस रिपोर्ट में सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा का मार्किंग क्राइटेरिया दिया जाएगा। 12वीं के रिजल्ट के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं के नंबर्स जोड़े जाने पर विचार चल रहा है। सीबीएसई का 13 सदस्यीय पैनल 10वीं, 11वीं और 12वीं के नंबर 30-30-40 के अनुपात में जोड़कर रिजल्ट तैयार करने के पर विचार कर रहा है। पहले 3 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को रिजल्ट फॉर्मूला लाने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था। उसके बाद बोर्ड ने 4 जून को 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिससे 14 जून को 10 दिनों के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। बंगाल के दिग्गज नेता मुकुल रॉय की वापसी के बाद से ही कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में भाजपा के लोग तृणमूल आएंगे। मुकुल रॉय के पॉलिटिकल मूव्स भी इसी को इशारा कर रहे हैं। मुकुल लगातार भाजपा नेताओं और ऑर्गेनाइजर्स के संपर्क में है। सूत्रों ने बताया कि रॉय खुद मानते हैं कि वे भाजपा नेताओं से फोन पर बात कर रहे हैं। 2017 में तृणमूल से भाजपा में जाने वाले मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ तृणमूल में वापस लौट आए थे। ममता ने उनकी वापसी पर कहा था कि मुकुल को पार्टी में बड़ा रोल दिया जाएगा। बेटे शुभ्रांशु ने मुकुल के प्लान को अपने और विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कम से कम 20 से 25 विधायक और 2 सांसद तृणमूल में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भाजपा ने विधानसभा चुनाव के बाद किया, अब उसका जवाब देने का वक्त है। शुभ्रांशु ने मुकुल के भाजपा के दौर का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मेरे पिता तब दबाव में थे। इस दबाव का असर उनकी सेहत पर देखा जा सकता था। उन्होंने विधानसभा चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया, जबकि वे पहले ऐसा करते रहते थे। उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा कि क्या तुम बीजापुर विधानसभा सीट से जीतोगे। उस दिन वो बेहद अपसेट थे। गाजियाबाद में पुलिस ने ट्विटर इंडिया और 2 कांग्रेस नेता समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फिर एफआईआर मामले को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में दर्ज की गई है। आरोप है कि पुलिस द्वारा मामला पूरी तरह से स्पष्ट किए जाने के बावजूद ट्विटर ने गलत ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। पुलिस ने मामले में मोहम्मद जुबैर, राना अयूब, दवायर, सलमान निजामी, मस्कूर असमानी, शमा मोहम्मद, सबा नकवी, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ट्विटर आईएनसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नए आईटी नियमों का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत में अब ट्विटर ने कानून सुरक्षा का आधार गंवा दिया है। सरकार की ओर से 25 मई से लागू हुए आईटी नियमों को ट्विटर ने अब तक लागू नहीं किया है। इससे पहले ट्विटर ने मंगलवार को बताया कि उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की नई गाइडलाइन के मुताबिक अंतरिम मुख्य शिकायत अधिकारी अपॉइंट कर दिया है। इसकी डिटेल्स ट्विटर जल्द ही केंद्र सरकार के साथ साझा करेगा। ट्विटर ने यह कदम तब उठाया है जब सरकार ने उस गाइडलाइन का पालन करने का आखिरी मौका दिया था। सरकार ने अपने नोटिस में ट्विटर से कहा था कि अगर वो गाइडलाइन का पालन करने में नाकाम रहते हैं तो वह आईटी एक्ट के तहत जिम्मेदारी से मिलने वाली छूट को खो देगा। नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने की वजह से ट्विटर ने बुधवार को देश में इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म का दर्जा खो दिया, यानी अब ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। केंद्र कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्या ट्विटर कानूनी संरक्षण का हकदार है। हालांकि मामले में सीधी बात यह है कि ट्विटर 26 मई से लागू किए गाइडलाइन का पालन करने में नाकाम रहा। ट्विटर का कानूनी संरक्षण खत्म होने को लेकर केंद्र सरकार ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। आईटी मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन का पालन नहीं करने की वजह से कानूनी संरक्षण अपने आप खत्म हुआ है। कानूनी संरक्षण 25 मई से खत्म माना गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित कोयूर मंडल के घने एजेंसी इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों की माओवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई। इसमें अब तक 6 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। इनमें एक महिला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि मारे गए माओवादियों में एक की पहचान डीसीएम कमांडर के तौर पर हुई है। मारे गए लोग प्रधानमंत्री ग्रुप सीआईपी के सदस्य हैं। मुठभेड़ मापा पुलिस थाना इलाके के
टिगलमेटा गांव में चल रही है। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह एंटी नक्सल फोर्ट ग्राउंड और विशाल दल के लोग इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे। इसी दौरान उन पर फायरिंग का हमला हो गया। चिंतापल्ले के एएसपी विद्यासागर के मुताबिक सुरक्षा बल की ओर से हुई हाथाहाथ नहीं हुआ। उनके पास से कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। बुधवार को जिनेवा में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक हुई, जो 4 घंटे तक चली। बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी मौजूद थे। वार्ता से पहले दोनों ही नेताओं को एक दूसरे को महाशक्ति बनाया। हालांकि बाइडेन ने बैठक के बाद मीडिया से बात नहीं की। वे मीडिया को हाथ दिखाकर चले गए। बाद में उन्होंने कहा कि यह बातचीत आपसी भरोसे के बारे में है, बल्कि यह अपने हित का मामला है। फिलहाल अब मैं भरोसा करता हूं, आगे देखते हैं क्या होता है। हम नहीं मानते कि दोनों देशों के बीच कोई शत्रुता है। दोनों देश अपने अपने देशों से निष्कासित किए गए राजनयिकों के वापस बुलाने पर राजी हुए हैं। पुतिन ने कहा, रूस ने साइबर हमले के मुद्दे पर अमेरिका को विस्तृत जानकारी दी है। दोनों देश साइबर सुरक्षा पर बात करने के लिए सहमत है। पुतिन ने बाइडेन को अनुभवी राजनेता बताया। उन्होंने कहा, बाइडेन पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अलग है। पुतिन से जेल में बंद उनके विरोधी एक्सेली नविलनी के बारे में पूछा गया है। मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की परियोजना पर रोक लगाने और उसका फंड वापस लेने के बाइडेन प्रशासन के फैसले के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बॉर्डर के इलाके का दौरा करने का फैसला किया है। वे 30 जून से टेक्सास के गवर्नर के साथ इलाके का दौरा करेंगे। ट्रंप की तरफ से ये जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि मैंने टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट का आमंत्रण स्वीकार किया है। बाइडेन प्रशासन को अमेरिका इतिहास में सबसे मजबूत सुरक्षित बॉर्डर विरासत में मिली है। कुछ ही हफ्तों में इसे एक आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। बाइडेन प्रशासन ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर पर दीवार निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना का फास्ट ट्रैक स्टेज खत्म करने का फैसला किया है। इस परियोजना को पर्यावरण के नियम दरकिनार करने की छूट मिली थी। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन और हैरिस ने हमारी सीमा का कंट्रोल अपराधियों को सौंप दिया है। यहाँ ड्रग डीलर, MS-13 गिरोह, मानव तस्करी करने वालों और अपराधियों का स्वतंत्र शासन है। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र अब एक जंगल है। देश में बुधवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में मामूली बढ़त दिखी। 67,256 नए पॉजिटिव मिले। 2,329 संक्रमितों की मौत हुई और 1,30,853 ठीक हो गए। इससे पहले 14 जून को 60,008 और 15 जून को 62,214 नए मरीज मिले हैं। एक दिन देश में सिर्फ 4,000 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही ऐसे रहे जहां एक नए संक्रमितों की संख्या ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा रही। इनमें मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और दादर नगर हवेली और दमन दीव शामिल है। बाकी 32,000 में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा रही। कोरोना मुक्त गांव, शहर या फिर जिले का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन कोविसेफ रोड का नाम शायद ही सुना होगा। लेकिन इस प्रकार की रोड आपको इंदौर में दिखाई देगी। लैंटर्न चौराहा से जंजीरावाला चौराहा रोड को कोविसेफ रोड अर्थात कोविड प्रोटोकॉल की मॉडल रोड के तौर पर विकसित करने की शुरुआत बुधवार से हो गई है। शुभारंभ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंदौर के तत्वावधान में शुरू किए गए इस अभियान के तहत हेल्प डेस्क में भी लगाई गई है। यहां पर हर दुकान, मकान और संस्थान तक वैक्सीन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। क्षेत्र के लोगों ने 100% वैक्सीनेशन का कहा है। यहाँ ही खास बात यह है कि दुकानदार भी ग्राहकों से वैक्सीन लगवाने का आग्रह कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश जोशी ने बताया कि कोविसेफ रोड के मॉडल को विकसित करने के लिए पिछले 20 दिन से काम चल रहा था। यहां पर एक टीम ने दुकान और प्रतिष्ठान में जाकर लोगों की जानकारी कलेक्ट की। करीब 1 किलोमीटर लंबी इस रोड में शुरुआत में बहुत कम लोगों को वैक्सीन लगी थी, लेकिन धीरे धीरे लोग आगे आए और वैक्सीनेशन करवाया। यहाँ पर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं। यहाँ तक वैक्सीनेशन सेंटर अभय प्रशाल में और एक ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर अपोलो स्क्वायर के पास शुरू हो गया है।
स्वास्थ्य विभाग ने भी यहां एक सेंटर तैयार किया है जहां पर वैक्सीन को लेकर यदि किसी का कोई प्रश्न रहता है तो उसे हल किया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र में सफाई और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को देख रही है। कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 1:20 पर चली मुलाकात में मुख्यमंत्री ने पीएम को प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार के प्रयासों और वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी। राज्य के विषयों को लेकर रेलवे, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल और केंद्र रसायन उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बताया, कोरोना के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 माह से राजस्व का नुकसान ज्यादा हुआ है। पिछले साल जीडीपी के 5.5% तक लोन लेने की छूट मिली थी। कोविड को नियंत्रण करने में मप्र में बेहतर प्रयास हुआ, खासकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अच्छा काम किया। इसकी जानकारी पीएम को दी है। वर्तमान में मप्र में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 1% से नीचे आ गई है, लेकिन अब तीसरी लहर की संभावना को नियंत्रित कर सके, इसीलिए तैयारियों के लिए भी मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया है। एमपी से किसानों के मुद्दों पर भी बात हुई है। डीएपी की कीमत बढ़ गई थी, लेकिन केंद्र ने सब्सिडी देकर इसे नियंत्रित कर दिया है। मप्र में खाद की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई है। मप्र में मूंग की सरकार खरीदी को लेकर भी बात हुई है। एमपी में मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी समेत खंडवा और मुरैना में बुधवार को तेज बारिश हुई, इससे मौसम में ठंडक घुल गई। इसके अलावा मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। राजधानी में बुधवार सुबह से मौसम सामान्य था। शाम होते होते बादल छा गए। करीब शाम 5:30 बजे तेज बारिश शुरू हो गई। 15 मिनट में पूरा शहर तरबतर हो गया। कई इलाकों में पानी भी भर गया। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक जीडी मिश्रा ने बताया कि झारखंड में कम दबाव का सिस्टम बना हुआ है। इस वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश में ज्यादा बारिश की संभावना है। इससे चलते रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में तेज वर्षा हो सकती है। मुंबई में मानसून का दस्तक के साथ जर्जर हो चुकी इमारतों के गिरने का खतरा पैदा हो गया है। पिछले सप्ताह मलाड के मलवाणी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिर पड़ी और इसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद MHADA ने मुंबई की 21 सबसे खतरनाक जर्जर इमारतों की लिस्ट जारी की है। BMC से खतरनाक इमारत की श्रेणी में डाल रही थी, लेकिन यहाँ के लोग इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। इमारत के हाल पैसे में ही यह कभी भी गिर सकती है। इसकी दिशा इतनी खराब है कि यहाँ रहने वाले को रस्सी के सहारे एक तरफ से दूसरी तरफ जाना पड़ता है। कोरोना महामारी के दौर में लोगों की मदद का फरिश्ते की भूमिका में नजर आ चुके अभिनेता सोनू सूद के नाम के साथ अब एक विवाद जुड़ गया है। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि लोगों के लिए कोविड के इलाज की दवाओं की खरीद और आपूर्ति में स्थानीय कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी और अभिनेता सोनू सूद की भूमिका की जांच की जाए। अदालत ने कहा, सेलिब्रिटी अपने आप को मसीहा की तरह पेश कर रहे थे, जबकि उन्होंने इस बात की भी पुष्टि नहीं की कि क्या दवाइयां नकली है या क्या वह उन तक अवैध तरीके से तो नहीं पहुंचाई जा रही। सरकार यह भी पता लगाए कि जब देश में दवाओं की भारी किल्लत थी तो कैसे इन दोनों तक दवाएं पहुंची। हाईकोर्ट कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जरूरी दवाओं और संसाधनों के मैनेजमेंट से संबंधित उनके मुद्दों पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इन लोगों ने इस बात की पड़ताल भी नहीं की कि दवाएं नकली तो नहीं और आपूर्ति वैध है या नहीं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आशुतोष कुमकोणी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने चैरिटेबल ट्रस्ट BDR फाउंडेशन और उसके न्यासियों के खिलाफ खदिया को रेमडेसिविर दवा की आपूर्ति करने के मामले में संजगांव महानगर अदालत में आपराधिक मामला दर्ज कराया था। BRTS पर प्रस्तावित एलिडेविड ब्रिज की डिवीजन का मामला विवादों में आ गया है। बुधवार को प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में हुई PWD अधिकारियों की बैठक में सांसद शंकर लालवानी भड़क गए। एलिवेटेड ब्रिज की डिजाइन बदले जाने पर लालवानी ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई।
बंगाली चौराहा फ्लाईओवर ब्रिज की डिजाइन को लेकर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ रेसिडेंसी कोठी पर बैठक बुलाई थी। इसमें सांसद शंकर लालवानी ने बीआरटीएस पर प्रस्तावित एलिवेटेड ब्रिज की डिजाइन बदल दिए जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने बैठक में ही अधिकारियों को खरी खोटी सुना दी। लालवानी ने चर्चा में बताया कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बिना जनप्रतिनिधि और किसी तकनीकी व्यक्ति से बात किए बगैर नक्शे में परिवर्तन कर दिया। इसके कारण वर्तमान में दिक्कत आ रही है। सांसद का कहना है कि यदि पुल निर्माण में मध्य भाग में पिलर आता है तो हादसे और यातायात की समस्या जिसकी तस रहेगी। बंगाली चौराहा फ्लाईओवर की डिजाइन को लेकर उठे सवालों से फिर यह प्रोजेक्ट अटक गया है। 120 कॉलोनियों की 2.5 लाख आबादी और यहां से रोजाना गुजरने वाले 2 लाख से ज्यादा वाहनों के चालक 3 साल से यह ब्रिज पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। अब फ्लाईओवर की डिजाइन बदली जाती है तो इसकी लागत करीब 8 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी व निर्माण भी 6 महीने अधिक लगेंगे। यदि डिजाइन नहीं बदलती तो 5 साल में ही ब्रिज के नीचे का हिस्सा ट्रैफिक के लिहाज से छोटा पड़ने लगेगा। पिलर खड़े होने से अंधा मोड़ बनेगा जिससे रोज हादसे होंगे। सुरेंद्रनगर पुलिस ने अमरेली एसपी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और सुजदेवल सम्मेलन में जान से मारने की धमकी देने के आरोप में करणी सेना प्रमुख राज शेखावत को गिरफ्तार किया है। तो खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।